हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को ADU-BPSC में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास का क्वेश्चन जितना है वह घटना चक्र पूर्वावलोकन से रहने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यानी भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ए यानी ऑप्शन यहाँ पे लाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी व्याख्या के साथ। इसकी व्याख्या यहाँ देख लेते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभाण। मृदभाणों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभाणों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन काल के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है,
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंटों से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटें से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा पोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का लोथल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो आंसर हो जाएगा लोथल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से किसे हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी बनावली से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिला है? आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए कालीबंगा से। इसके बाद इसका देख लेते हैं व्याख्या हम लोग। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी बी ए स्मिथ। यहाँ बी ए स्मिथ हो जाएंगे और इसकी व्याख्या हो जाएगा, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष से 33 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बोग जकोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यहाँ पे इसकी व्याख्या हो गया, बोगस्कोई एशिया, यहाँ देखेंगे माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं
इस अभिलेख में से ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नत्सित्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परुष्णी नदी। यानी प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है दोस्तों परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी के नाम से प्रसिद्ध है के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, पुरवर्षु तथा 5 लघु जातियों का समूह सम्मिलित था जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा 9वां मंडल। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुंजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी हम लोग देखें सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। यहाँ पे इसकी व्याख्या हम लोग देख लिए ऊपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन सी, ऋग्वेद। इसकी व्याख्या देते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन, वैशेषिक। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा कुंडग्राम, वैशाली में। यहाँ इसकी व्याख्या है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी हाँ देख लेते हैं। यहाँ पे कोई देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का,
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्हें शरीर त्याग दिया। इसके बाद देखते हैं भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो आंसर हो जाएगा जमाली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक ही पुत्री उत्पन्न हुई। उसी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुतरतावाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य थे, जिन्हें गणधर कहा जाता है। निम्न प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, तानुभूति, तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सूर्धनमन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकिमपत, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 14 पूर्व। इसके बाद देखते हैं 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वी के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? तो सारनाथ में। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या हम लोग। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, इनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। इसकी व्याख्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म चक्र के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदोव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, बौद्ध। यानी त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इसकी व्याख्या है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को
त्रिपिटक कहते हैं। ये पहला नंबर में विनय पिटक संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं, और दूसरा नंबर सूत पिटक महात्मा बुद्ध के वचन, तथा तीसरा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। इसकी व्याख्या है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्मदमन। इसकी व्याख्या है, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो पंचम पीढ़ी का है। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पे, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह पंचम पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से सुरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग एवं एक बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे पंचम पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवादित होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बार्बर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बार्बर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपट नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो मखली गोशाल। मखली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्हें महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा उदायन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदायन ने गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशु नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश की राजधानी रही। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर हो जाएगा सी, उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन ने। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह में इसी समय यानी इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की है।
आई होप कि दोस्तों मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।